हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इसी के साथ आपका जो भाग 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये लास्ट चैप्टर है जो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम कर रहे हैं। अगर आप 3rd ग्रेड एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप केवीएस टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो भी ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एक एक फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, 19वीं सदी के यूरोपियों में किसको लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी? 19वीं सदी में यूरोपियों में किसको लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी? अमरावती का स्तूप, सांची का स्तूप या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर की शुरुआत होती है और इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि 19वीं सदी में जो यूरोप के सज्जन लोग थे उनमें सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए किससे इजाज़त मांगी थी? फ्रांसीसियों ने जो सांची के पूर्वी तोरण द्वार था उसको फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए किससे इजाज़त मांगी थी? ऑप्शन है शाहजहां बेगम, गुलबदन बेगम, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो फ्रांसीसी हैं उन्होंने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से क्या मांगी थी? इजाज़त मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने किस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया था? चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के लिए क्या दिया था? अनुदान दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया था? आपके सामने ऑप्शन है शाहजहां बेगम को, सुल्तान जहां को, अधिकारियों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को क्या किया था? समर्पित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्यों? ऑप्शन दिए हैं, ईरान में जरथुस्त्र खंगुत्स्की, चीन में, यूनान में सुकरात प्लेटो अरस्तु या फिर भारत में महावीर बौद्ध जैसे चिंतकों का उद्भव या फिर ये सभी कारण हैं वो इसके लिए उत्तरदायी थे। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल है वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो ये सभी कारण है ये इसके लिए क्या है? उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित किस वेद से मिलती है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? 1500 से 600 बीसी, 1500 से 1000 बीसी, 1500 से 400 बीसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर होगा 1500 से 1000 बीसी। क्यों होगा एक बार समझ लीजिए। वैदिक परंपरा को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक परंपरा, उत्तर वैदिक परंपरा। पूर्व वैदिक परंपरा का काल है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और जो उत्तर वैदिक परंपरा है वो थी 1000 से 600 या 500 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक परंपरा आपको पूछी गई है, यानी ऋग्वेद है वो पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी देता है, इसलिए जो ऋग्वेद का संकलन है वो 1500 से 1000 बीसी माना जाता है। ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र किया गया है? तो चैप्टर के अकॉर्डिंग ऋग्वेद में इंद्र देवता, अग्नि, सोम और इन तीनों का क्या है? वर्णन मिलता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, सोम तीनों देवताओं को क्या है? उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, निम्न में से किसमें पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे? ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषद से, वेद से, पुराण से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो उपनिषद है उसमें ये जानकारी मिलती है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए क्या थे? उत्सुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों परंपराओं का उल्लेख मिलता है? समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? 65, 65, 64 या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 परंपराओं का या फिर चिंतन परंपराओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। निम्न में से कौन वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे? तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने ऑप्शन है महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, महावीर व बुद्ध दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि महावीर व बुद्ध दोनों ही वेदों के जो प्रभुत्व पर क्या उठाते थे? प्रश्न उठाते थे। मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों के बीज की गिरी से भी छोटी है। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? छंदोग्य उपनिषद से, अथर्ववेद से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों के बीज की गिरी से भी छोटी है, ये पंक्तियां छंदोग्य उपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? जैन से, बौद्ध से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं।
तो त्रिपिटक का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो बुद्ध है वो मौखिक शिक्षा देते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया था। चौथी और 5वीं सदी ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु जब हो गई तो उनके शिष्यों ने वरिष्ठ शर्मणों की एक सभा बुलाई। कहाँ बुलाई थी? वेशली, बिहार में। कहाँ बुलाई थी? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो बुलाई थी वेशली, बिहार में। ये जो वेशली शब्द है ये वैशाली का पाली भाषा का रूप है। इन शिक्षाओं का जो संकलन है वो किया गया था। इन संग्रहों को ही त्रिपिटक यानी तीन टोकरियां कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरियां। शिक्षाओं का जो संकलन है वो त्रिपिटक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, बौद्ध मठ या जो संघ है उनमें रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह किसमें था? यानी जो बौद्ध मठ या संघ में जो लोग रहते थे उनके लिए नियमों का संग्रह किसमें था? विनय पिटक में, शुद्ध पिटक में, अभिधम पिटक में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा विनय पिटक। यानी बौद्ध मठ या संघ में रहने वाले लोगों के नियमों का जो संग्रह है वो विनय पिटक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किया गया था। यानी बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका संग्रह किया गया था विनय पिटक में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में या इनमें से कोई नहीं? तो चैप्टर के अकॉर्डिंग बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है वो सूत पिटक में किया गया था। विनय पिटक में क्या थे? नियम थे। सूत पिटक में क्या है? शिक्षाएं हैं। और जो दर्शन है वो किसमें था? अभिधम पिटक में। मगध राजा अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है किसमें? सूत पिटक में, दीपवंश में, महावंश में, इनमें से कोई नहीं? तो चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मगध राजा अजात शत्रु और बुद्ध के बीच जो बातचीत का वर्णन है वो सूत पिटक का हिस्सा था। अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन है वो सूत पिटक में मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा शुद्ध पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले कितने शिक्षक हो चुके थे? तो जैन परंपरा में जो शिक्षक हैं उनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन ये बताना है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर वो हो चुके थे? 24, 23, 20, कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा 23, यानी 23 हैं वो तीर्थंकर महावीर स्वामी से पहले हो चुके थे और महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, शुद्धोधन, महावीर या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके अलावा चैप्टर में बताया गया स्टूडेंट कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। ये शाक्य गण से संबंधित थे, रथ से घूमने निकले थे। तो ये जो कर्म है ये आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि सबसे पहले वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक शव को देखते हैं और फिर एक सन्यासी को देखते हैं। यानी सन्यासी को देखकर उनके मन में ये भावना आती है इंसान कितना खुश है, यानी इसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, और यहीं से वे एक सन्यासी बनने का प्रण लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल में जाते हुए दिखाया गया है, यानी एक मूर्ति मिली है जिसमें बुद्ध है वो महल में जाते हुए दिखाई देते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? अमरावती आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ये मूर्ति है जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है ये अमरावती आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है स्टूडेंट? अमरावती आंध्र प्रदेश से। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, किस दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है? यानी कौन सा दर्शन मानता है कि विश्व अनित्य है? बौद्ध दर्शन, जैन, दोनों में से कोई नहीं? तो देखिए बौद्ध दर्शन है उसके अनुसार जो विश्व है वो अनित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट की थेरी गाथा हिस्सा है, यानी थेरी गाथा है वो किसका हिस्सा है? सूत पिटक का, उपनिषद का, पुराण का या इनमें से कोई नहीं? चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट थेरी गाथा है वो सूत पिटक का हिस्सा है। अब आप जान लीजिए कि थेरी गाथा क्या है। तो देखिए जो भिखुनी होती थी उनके द्वारा जो रचित छंद है उनको ही थेरी गाथा कहा जाता था। यानी जो बौद्ध संघ या मठ में भिखुनी या भिखु रहते थे उनमें जो महिला भिखुनियाँ थी वो छंदों का संकलन करती थी, थेरी गाथा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट, इसलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? यानी बौद्ध धर्म है वो बहुत ही तेजी से फैल रहा था तो उसके कारण क्या थे? क्या लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे? बौद्ध शिक्षा में जन्म श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया गया था? जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था? या फिर ये सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी थे? तो देखिए स्टूडेंट आपने चैप्टर में पढ़ा था कि लोग समकालीन धार्मिक भावनाओं प्रथाओं से असंतुष्ट थे, बौद्ध शिक्षा में जन्म श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया जा रहा था, जाति प्रथा का भेदभाव है वो इसमें नहीं था, और ये जो सभी कारण है ये बौद्ध धर्म की तेजी से फैलने के लिए उत्तरदायी थे। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे, अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले क्या कहलाते थे? यानी शवदाह के बाद जो शरीर के अवशेष बचते हैं उनको टीलों पर सुरक्षित रख दिया जाता था, ये एक पवित्र स्थल के रूप में माने जाते थे ये टीले। तो अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले क्या कहलाते थे? विहार, चैत्य, मठ या फिर कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? चैत्य।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, तुम सब अपने लिए खुद की ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही जीवन की मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये कथन या ये अंतिम निर्देश किसके थे? महात्मा बुद्ध के, महावीर स्वामी के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध। यानी महात्मा बुद्ध ने अंतिम निर्देश दिया था कि तुम सब अपने लिए खुद की ज्योति बनो, तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर संघ में महिलाओं को आने की अनुमति प्रदान की थी? आनंद, उपाली, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे आनंद, उसके कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने जो महिलाएं हैं उनको संघ में प्रवेश दिया था। तो आंसर होगा आनंद। ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी थेरी। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो वो क्या कहलाती थी? तो वो थेरी कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, कहाँ पर प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में, बोधगया में? देखिए, महात्मा बुद्ध को जो निर्वाण है वो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। अब आपके सामने जो ऑप्शन है वो चारों ही महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। यानी जो प्रथम उपदेश है महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, और जन्म स्थान लुम्बिनी। अशोक ने लगभग 200 वर्ष के बाद जो अपनी यात्रा की थी उसकी याद में उन्होंने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया था। ये फैक्ट आपके चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि अशोकावदान नामक ग्रंथ के अनुसार किस शासक ने बुद्ध के अवशेषों को महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनवाए थे? यानी अशोकावदान एक ग्रंथ है, उसमें ये बताया गया है कि बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उन पर स्तूप बनवाए थे। तो ये वर्णन किस शासक का है? अशोक का है, चंद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त का है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट, नाम से ही पता लग रहा है अशोकावदान, तो ये जो बनवाए थे ये बनवाए थे अशोक ने। किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। इसके अलावा आपके चैप्टर में स्तूप दिए हैं। बरहुत का स्तूप कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये फैक्ट है, ये आपसे एग्जाम में पहले पूछ लिए गए हैं, आगे आने की संभावना है। किस पुरातत्ववेत्ता ने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती या असमर्थनीय नीति लगती है? ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आपको बताना है एच.एल. कोल थे, या फिर बीबी लाल थे, या फिर अर्नेस्ट मेके थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो एच कोल थे उन्होंने जब अमरावती के स्तूप की दशा देखी तो उन्होंने ये शब्द कहे थे कि इस देश की जो प्राचीन कलाकृतियां की लूट होने देना मुझे आत्मघाती या असमर्थनीय नीति लगती है। आंसर होगा एच कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। यानी अजंता में चित्र हैं वो जातकों की कथाएं दिखाते हैं। अजंता की चित्रकारी प्रसिद्ध है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। यानी अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, यह मूर्ति कहाँ से मिली है? एहोल कर्नाटक से, सांची मध्य प्रदेश से, अमरावती आंध्र प्रदेश से? तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर होगा एहोल कर्नाटक। क्या होगा? एहोल कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि 5वीं सदी में बना देवगढ़ मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट में रखें कि 5वीं सदी में बना देवगढ़ मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर तमिलनाडु? तो देखिए, जो देवगढ़ का मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो है महाबलीपुरम। तो आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया गया है। इसके अलावा आपके चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ स्टूडेंट, कैलाशनाथ का मंदिर स्थित है, एलोरा महाराष्ट्र में है, या फिर तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कैलाशनाथ का जो मंदिर है वो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। टास्क क्वेश्चन दिया जा रहा है स्टूडेंट आपको, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कहाँ हुआ था? भारत में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में? मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप पक्का गलत करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कहाँ हुआ था। आपके चैप्टर में लास्ट में कुछ फैक्ट दिए गए हैं स्टूडेंट, मुझे लगा कि यहाँ से भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इनको इनमें क्वेश्चन आंसर में शामिल किया है। 1814 की एक घटना है, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1854 में भीलसा टोपस जो प्रारंभिक पुस्तक है किसकी? कनिघम की। आपसे ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि भीलसा टोपस किसकी पुस्तक है? तो कनिघम की। 1923 में जो कंजर्वेशन मैनुअल पुस्तक है वो किसकी है? जॉन मार्शल की, उसका प्रकाशन हुआ था। ये फैक्ट आपके लिए मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि 1989 में सांची को एक विश्व कलादाय स्थान घोषित किया गया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि सांची को एक विश्व कलादान स्थान घोषित कब किया गया था? 1989 में। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ आपका जो भाग 1 है वो समाप्त होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।